से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले। जी हाँ, सैंपल पेपर दिल्ली सरकार द्वारा DOE के द्वारा जारी किए गए और ये जो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल हम इस सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, साथ ही साथ इसी सैंपल पेपर में हम आपको बताने वाले हैं कि किस पैटर्न पर इसी क्वेश्चंस और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम 2024 में। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे आप सभी देख सकते हैं कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जो है 2024 फाइनल एग्जाम को लेकर क्लास 9 का जो है सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर जारी किया गया है और आपका जो पेपर आने वाला है डिक्टो इसी आधार पर आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। फाइनल एग्जाम में समय 3 घंटे का होगा और कुल प्रश्न पत्र जो संख्या रहेगी आपकी वो 37 यानी जॉइंट करते हैं और इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? राजा के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा था लुई 16। तो इसका जो सही आंसर है वह राजा लुई 16। अब यहां से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? यहां से एक सवाल यही पूछा जा सकता है कि राजा जो लुई 16 था वो किस राजवंश से था। तो ये जो राजवंश था तो ये बुर्बो राजवंश से था। किस था? बुर्बो राजवंश से संबंधित था। क्लियर? तो जो लुई 16 था ये किस राजवंश से संबंधित था? बुर्बो राजवंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो यहां पर लोकतंत्र की विशेषता पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो लोकतंत्र की कंप्लीट जो विशेषता है। एक ही व्यक्ति द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की जो है विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से इसमें लोकतंत्र की जो विशेषता नहीं है वह एक व्यक्ति द्वारा शासन, जबकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी, ये तीनों जो हैं लोकतंत्र की विशेषता है। कई बार लोकतंत्र की परिभाषा भी पूछ सकता है और साथ साथ जैसे यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषता नहीं है पूछा गया है, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है। चलिए अब यहां पर एक छोटा सी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि लोकतंत्र की परिभाषा जनता के द्वारा, जनता के लिए, है ना, और जनता के लिए जो परिभाषा लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के द्वारा जो परिभाषा है वो किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन कौन है? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति थे। इसी प्रकार से इसी लोकतांत्रिक चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन है? तो अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति है नेल्सन मंडेला और उनकी एक बहुत सुप्रसिद्ध पुस्तक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो पुस्तक है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला कितने सालों तक जेल में रहे? तो नेल्सन मंडेला 28 सालों तक जो है जेल में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। अगला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानूनों के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? तो इनमें से कौन सा अधिकार कानूनों के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। तो इसमें से समानता के सिद्धांत की अगर हम बात करें कि समानता को सुनिश्चित करता है वह आर्टिकल, यानी इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को जो सुनिश्चित करता है वह समानता का अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष
कानून के समक्ष समानता और क्या कहता है, कानून के समान संरक्षण। तो इस तरह से आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की बात करता है आर्टिकल 15। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नियोजन में समानता, सरकारी नियोजन में किसी प्रकार की असमानता का बर्ताव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। और अगर आप 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत। तो इस तरीके से जो है आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इसी चैप्टर से, इसी पैटर्न पे। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, इन पर कुछ चीज़ों को लेकर, इन क्वेश्चन को लेकर सभी का एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी पंचायत। तो भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो संसद का जो ऊपरी सदन है वह है बी राज्यसभा। तो ऊपरी सदन राज्यसभा है और जो राज्यसभा है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये प्रतिनिधित्व करती है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो भारतीय संसद का ऊपरी सदन है वह है बी राज्यसभा, जबकि लोकसभा जो है इसे निचला सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निचला सदन। और लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, जनता द्वारा चुने गए लोगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का चुनाव होता है। इसलिए राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। क्लियर। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति चुनता है, 2। राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 12। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि किस तरह से और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, है ना। तो जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और इस चीज को लेकर आपको एक लाइक एक शेयर तो करना बनता ही है। तो अगर हम लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा इसे हम निचला सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निचला सदन। और इसका चुनाव किसके द्वारा होता है, इसका चुनाव होता है जनता के द्वारा। इसका चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा इसका चुनाव होता है, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका मतदान करती है। इसकी और एक सबसे बड़ी विशेषता अगर बात करें तो लोकसभा में ही धन विधेयक पारित किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है। इसके अलावा और बात करें तो लोकसभा का जो सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं कि सभापति होता है, लोकसभा का जो मेन सबसे बड़ा नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या वर्तमान में अगर हम बात करें तो है 543। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति जो है के द्वारा मनोनयन किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा, हाँ लोकसभा को और एक चीज बात कर लेते हैं। तो लोकसभा जो क्या है, लोकसभा अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो लोकसभा का हर 5 साल बाद चुनाव होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन, क्या है, सबसे पहले स्थायी सदन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोकसभा ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मीन्स यानी इसका चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसका चुनाव करते हैं और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्लियर। और इसके राज्यसभा में 12
लोगों को मनोनयन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इस तरीके से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस भी पूछा जाता है और 1 नंबर में सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जिस घटना से हुई थी वो थी बास्तिल के किले को गिराना। 14 जुलाई यहाँ से लिख दे, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले गिरा दिया गया। यहीं से ही 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, आतंक राज किसे कहा गया है? तो जैकोबिन क्लब के जो शासक थे, जो अध्यक्ष थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। याद रखिएगा, आतंक राज का काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के शासन काल को आतंक राज के नाम से जाना जाता है। तो यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। खाद्य सुरक्षा, यहां देखिए, तो खाद्य सुरक्षा प्रचुर मात्रा में खाद्य संसाधन होना, सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता, बाजार में खाद्य पदार्थों की उचित कीमतें, गरीबों के लिए भोजन तक सीमित पहुंच। तो खाद्य सुरक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अर्थ लिया गया है वह है प्रचुर मात्रा में खाद्य संसाधन होना। तो ये है खाद्य सुरक्षा से संबंधित आंसर। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह क्या है? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो वो है यहाँ पर ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार। तो वो मौलिक अधिकार जो किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार देता है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो ये इसका जो सही आंसर है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद जो है 25 से 28। समानता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो कहां से कहां तक दिया गया है? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 29। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? तो भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संस्था उत्तरदायी थी वो थी संविधान सभा। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो संविधान सभा से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राएं। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो अगर हम संविधान सभा से बात संबंधित कुछ क्वेश्चन और देखें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो वो होती है 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का जो निर्माण है, संविधान सभा का निर्माण ये पूछा जा सकता है। निर्माण किस मिशन के द्वारा किया गया? किस मिशन के द्वारा? तो इसका जो आंसर है वो है कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। और कैबिनेट मिशन ये पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आता है वो आते हैं, यहाँ पर देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब होते हैं? तो संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जुलाई 1946 को चुनाव होते हैं। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, कब पेश किया गया, तो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946। और पास कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये हुआ 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। और पेश किसने किया, तो पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा पूछ सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस तरीके से जो है संविधान सभा से और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्लियर ना। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है मेरे प्रिय छात्राओं, और छात्रों आप सभी से एक तो लाइक तो बनता ही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भारत में राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो भारत में राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो है यहाँ पर FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है PDS से आप क्या समझते हैं, PDS का फुल फॉर्म, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है MSP से भी पूछा जा सकता है। MSP क्या होता है, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है किससे, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया। कुल 6 प्रकार की, कौन कौन सी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, आंदोलन और असहमति करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र जो है अनुच्छेद 19 में किया गया है। और इसमें एक ही आर्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह आर्टिकल 21 का क्लोज ए। इसमें जो है वह है शिक्षा का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार हो गया। शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार हो गया है, फंडामेंटल राइट्स हो चुका है। तो ये भी इसमें ऐड कर दिया आर्टिकल 21 क्लोज ए में। इसके बाद अगर हम बात करें संपत्ति का अधिकार क्या है, तो भाई संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था। बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। पहले हमारे संविधान जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अब कितने 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसे ये हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय भी कहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता था। तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी के जिस पार्टी का नेता था वह नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ए बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है एडोल्फ हिटलर ने की वजह से किस प्रकार जर्मनी में नास्तिवाद का प्रसार किया गया, हिटलर के उदय के क्या कारण थे। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती हैं। तो मानसूनी हवाएं जो जिस महासागर से प्रभावित होती हैं वह हिंद महासागर। बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। क्या क्या कार्य हैं? चुनाव करवाना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, मतदाता सूची जारी करना, चुनाव की तिथि की घोषणा करना, मतपत्र जो है प्रदान करना, जो है उम्मीदवारों की सूची घोषित करना, विजयी उम्मीदवारों की सूची घोषित करना, वोटों की गिनती करवाना, बहुत सारे कार्य जो है चुनाव आयोग के हैं। भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? तो भारत के पहले जो है चुनाव अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 324 में क्या है? तो चुनाव के बारे में बात किया गया है। संसद क्या है? तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है। तो मानव पूंजी की अवधारणा में क्या शामिल है? तो यहाँ देखिए, वित्तीय पूंजी, शारीरिक बल, भूमि और प्राकृतिक संसाधन, कौशल, ज्ञान और शिक्षा। तो मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है कौशल, ज्ञान और शिक्षा। तो उसका सही विकल्प है, तो 15वें का सही आंसर है वह है डी, कौशल, ज्ञान और शिक्षा। इसी प्रकार से भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष थी, जिसे 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसे कहा जाता है 18 वर्ष। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार है। इसे कहा जाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रकथन दिए गए, संकल्पना से और कारण से क्वेश्चन जो है कथन और कारण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहां से भी सवाल पूछा गया है, तो ये कथन और कारण क्या क्या एक बार देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, बिल्कुल है। कारण है संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। तो बिल्कुल सही, ए इसका बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या है? ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए। पहला कथन क्या है? नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद किया गया। बिल्कुल ठीक है। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद का विरोध किया था। बिल्कुल सही है। तो इसका भी सही आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन 19, तापी एक मौसमी नदी है। तापी हिमालय की नदी है। तो भाई तापी एक मौसमी नदी है, बिल्कुल सही है, जबकि तापी हिमालय की नदी नहीं है। तापी क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो इसमें कथन जो है ए जो सही है और कारण जो है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? होगा सी, इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। बिल्कुल, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी दर अधिक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी दर अधिक नहीं है। तो ये ए इसका सही नहीं, संकल्पना सा सही, कारण का गलत है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा पूछा गया दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये जो 1 नंबर से जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कंप्लीट करवा दिया है। आप जो वहां से देख सकते हैं, और उस वीडियो का जो लिंक है जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। अक्षांश है ना, समुद्र से दूरी। तो इस तरह से आप आगे भी जो 6 कारक हैं वहां से आप लिख सकते हैं। निर्धनता रेखा को परिभाषित करें एवं निर्धनता को मापने में इसके महत्व को भी समझाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा क्या है और यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है। तो खाद्य सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है
और ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही आवश्यक, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या जो है दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या में से एक मानी जाती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में खाद्य सुरक्षा को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में नए नए प्रकार के साधन के माध्यम से अपने खाद्यान्न को सुरक्षित रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वह 3 नंबर में रूसी क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की विशेषताओं, क्षेत्रों की कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है 27वां, लोकतंत्र शासन करने की सर्वोत्तम पद्धति क्यों समझी जाती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यों समझी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, भेदभाव की समाप्ति की बात की जाती है, अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सरकारी नीतियों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो इसमें सरकार द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा को प्रदान करने में जो नीतियां बनाई गई, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, पीडीएस सिस्टम हो, इस सभी का आपको कंप्लीट जो एक्सप्लेन कर देना है। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों है, अथवा भारतीय संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। इसी प्रकार 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की भूमिका, नाजीवाद के नकारात्मक प्रभाव को उल्लेख कीजिए। भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यों का वर्णन कीजिए। मैंने इसका 1 नंबर वाला क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन कर दिया था। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझाइए। तो ये बहुत ही, ये जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाई इसमें सभी क्वेश्चन को इसमें दिया है मैंने। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की विशेषता बताइए और भारत के उत्तरी मैदानों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर है वह केस आधारित क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है, उसके बाद इसको जो इसका आंसर देना है। रेडिकल विचारधारा से क्या अभिप्राय है, तो केस आधारित क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मानचित्र पूछा गया, एक मित्र शक्ति, एक धुरी शक्ति। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो मित्र राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सब क्या है मित्र राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र की बात करें तो इटली, जापान, जर्मनी, ये सब किसमें थे, धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। तेलंगाना, अनाईमुड़ी, असम मैप में भरना है आप सभी को। तो तेलंगाना, अनाईमुड़ी, असम की बात करें तो यहाँ पर मैप में इस चित्रों को आपको दर्शाना है। मैप में देखिए कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दर्शाना है भाई तेलंगाना कहाँ पर है, तो ये रहा तेलंगाना। अनाईमुड़ी कहाँ पर है, अनाईमुड़ी केरल में है। इसी प्रकार से असम पूछा गया, असम यहाँ पर है। इसी यहाँ पूछा गया बुलर झील, तो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से जो है सवाल पूछा गया है। तो ये मैप से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए। तो ये जो कंप्लीट सैंपल पेपर DOE के द्वारा जारी किया गया उसका आपको पसंद आई है। इसी प्रकार से अगर आपको और वीडियो चाहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका पार्ट 2 जो DOE ने सैंपल पर पार्ट 2 जारी किया है, क्या उसका सोल्यूशन मैं लेकर आऊँ। कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका भी सोल्यूशन जल्द लेकर आएंगे। और साथ साथ हमारे चैनल पर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शुरू होने वाले हैं जल्दी, यानी 1 तारीख के बाद से आपको हर चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसकी शॉर्ट वीडियो 4 से 5 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक को आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।